ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल की शुरुआत मैं 4.25 महीने पहले दिल्ली में, इसी राजधानी दिल्ली में एक आग लगने की तस्वीरें दिखाकर कर रहा हूं। ये जो तस्वीरें हैं 14 मार्च की हैं। आग लगी, एक जस्टिस, न्यायाधीश, न्यायमूर्ति के घर पर यह आग एक बड़ी राजनीतिक आग में तब्दील हो जाएगी, इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाया। नामुमकिन लग रहा था उस वक्त तो कि इसका राजनीति से क्या लेना देना, पर एक राजनीतिक आग जो पिछले 2 दिनों से छिड़ी है, उसके तार कहीं ना कहीं इस आग से जुड़े हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, उनके इस्तीफे की। परसों रात 9:25 पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ऐसी बेअदबी, ऐसी बेकदरी उनकी हो रही है, वो लगभग मानो राजनीतिक रूप से अछूत हो गए हैं। उनके घर की अभी अब तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो भाई कोई उपराष्ट्रपति रहा 3 साल तक उपराष्ट्रपति, खराब सेहत का हवाला और डॉक्टरों की सलाह की बिना पर वो इस्तीफा देते दिखाई दिए, लेकिन घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई मिलने वाला नहीं, कोई सेहत का हालचाल पूछने वाला नहीं। देश के दूसरे सबसे ताकतवर संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति आसीन था, आज कहां विलीन है, किसी को कोई खबर नहीं। और दरअसल इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह आग है। 4-5 बोरे मिले नोटों से भरे हुए 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर, और उसके चलते उनके खिलाफ अब कार्रवाई हो रही थी। सरकार चाह रही थी भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में वो अगुवाई करती दिखाई दे, तो महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा था लोकसभा में। 145 सांसदों के हस्ताक्षर भी ले लिए, लेकिन परसों यानी कि 21 जुलाई को विपक्ष के 63 सांसदों ने बाकायदा एक नोटिस दे दिया महाभियोग प्रस्ताव का राज्यसभा में, और उसे स्वीकार लिया जगदीप धनखड़ ने। तब तक उपराष्ट्रपति थे, तो सरकार के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई कि अरे ये तो बाजी मार ले गए, और उपराष्ट्रपति तो हमारे कहने पर चलते थे, ये कदम ताल कैसे करते दिखाई दे रहे हैं विपक्ष के साथ। और यहीं से कहानी इतनी बिगड़ी कि पद से इस्तीफा देना पड़ा है क्या? और ये राजनीतिक लड़ाई अभी और आगे चलने वाली है क्या? इसकी थोड़ी तफसील में जाऊंगा। आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो 46 घंटे होने को हैं देश के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को। 21 जुलाई को 9:25 पर उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा कि भाई सेहत मेरी दुरुस्त नहीं है और डॉक्टरों की सलाह है, इसीलिए मैं इस जिम्मेदारी से अब त्यागपत्र दे रहा हूं। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने चिट्ठी में कहा। अब आज से 13 दिन पहले और परसों से 11 दिन पहले वो जेएनयू के एक आयोजन में थे, एक कार्यक्रम में, और वहां उन्होंने क्या कहा था पहले उसे सुन लीजिए। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. तो हिंदी में इसका बड़ी आसान भाषा में तर्जुमा यह है कि मैं सही समय पर अगस्त 2027, वो 10 अगस्त 2027 तक उनका कार्यकाल था, मैं रिटायर हो जाऊंगा अगर कोई दैवीय हस्तक्षेप नहीं हुआ, डिवाइन इंटरवेंशन। पर यह सरकारी इंटरवेंशन, सरकारी हस्तक्षेप हो गया। यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जो यह इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वतः दिया। 11 दिन पहले तक तो कह रहे थे मैं तो ठीक हूं,
या इस्तीफा लिया गया, दबाव बनाया गया। और यह दबाव क्यों बनाएगा कोई भला? भाई राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, सरकार ने पाया बहुत काबिल व्यक्ति हैं, कानून की भी समझ रखते हैं, अपने जमाने के बड़े वकील रहे हैं जगदीप धनखड़। तो कोलकाता के राजभवन से उन्हें दिल्ली बुलाया गया कि आप उपराष्ट्रपति बनिए, और कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा मांग लिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है किसी उपराष्ट्रपति ने अपने समय से पहले इस्तीफा दे दिया हो। वीवी गिरी वेंकटरमन ने दिया था, पर वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे। ऐसा कभी नहीं हुआ। अब इसकी वजह क्या है? 21 जुलाई को क्या हुआ संसद में? दरअसल जो मैंने शुरू में तस्वीरें दिखाई, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जो आग लगी थी 14 मार्च को, और बोरे जो मिले नोटों की गड्डी, और वो कहां छिपा दी गई ये नहीं पता लगा। पर्दादारी बहुत की गई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसमें बहुत सारे खेल हैं, देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स। उस दाल में बहुत कुछ काला है। अब उसी के चलते सरकार उनका एक उदाहरण बनाना चाह रही थी। एक महाभियोग प्रस्ताव, आप किसी भी जज को, हाईकोर्ट के जज को ऐसे जेल में तो डाल नहीं सकते कि आपके घर में ये मिल गया, एफआईआर हुई और जेल में डाल दिया। उसके लिए बाकायदा संसद से इंपीचमेंट मोशन, महाभियोग प्रस्ताव पास कराना होगा, और उसके बाद उन्हें हटाया जा सकता है। तो सरकार ने यह कवायद शुरू कर दी मॉनसून सत्र में। लोकसभा से वो ये कवायद की शुरुआत करना चाह रहे थे। 145 सांसदों के हस्ताक्षर भी ले लिए गए थे। 100 कम से कम लोकसभा में सांसद होने चाहिए। हस्ताक्षर के बिना यह प्रक्रिया ही नहीं शुरू हो सकती। तो उधर यह सिलसिला चल ही रहा था कि 21 तारीख को विपक्ष के 63 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पेश कर दिया, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वो स्वीकार लिया, और सदन में आकर इसकी जानकारी भी दे दी। 12:30 बजे एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हुई थी। दोपहर 2 बजे के करीब जब कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो यह जानकारी भी दे दी, और उसमें साथ में यह भी जोड़ दिया कि एक महाभियोग प्रस्ताव शीतकालीन सत्र में दिसंबर 2024 में जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी दिया गया था। उसमें कुछ तकनीकी खामियां थी, ध्यान है ना आपको? जस्टिस शेखर यादव, उन्होंने कहा था देश तो बहुसंख्यकों के हिसाब से ही चलेगा। इस पर राजनीतिक बवाल मच गया था। तो जगदीप धनखड़ ने कहा कि इसका भी संज्ञान लिया जाएगा, और कल इसके बारे में उन्होंने बाद में कहा जिक्र भी किया जा सकता है, ऐसा सूत्रों ने हमें बताया। अब सरकार में ऐसी हलचल मची कि अरे भाई, महाभियोग प्रस्ताव तो हम ला रहे थे, लोकसभा में लाने वाले थे, ये राज्यसभा में विपक्ष की बात कैसे मान गए? तो जब 2 बजे ये जानकारी दी गई, बीच में थोड़ा अंतराल हुआ, उसके बाद स्थगित हो गई थी कार्रवाई, तो संसद में जो जानकारी मिल रही है, एक हंगामा सा मच गया एनडीए में, और सांसदों को इकट्ठा किया जाने लगा, उनसे हस्ताक्षर लिए जाने लगे। ब्लैंक, खाली सफेद कागज पर भी हस्ताक्षर लिए जाने लगे। अब इसमें कहा गया, सूत्र ये कह रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि भाई हमारे लोग भी तो हों, ऐसा ना हो कि विपक्ष की बात को ही मान लिया, हम भी थे इसमें शामिल। पर अब उसमें एक पेंच भी डाला जा रहा है, अब एक उसमें नुआंस डाला जा रहा है कि नहीं, जैसे ही ये पता लगा कि उपराष्ट्रपति ने नोटिस को स्वीकार लिया है, तो ब्लैंक पन्नों पर जो हस्ताक्षर लिए जा रहे थे, बाद में बताया गया कि या तो इस्तीफा दे दो, वरना आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएंगे हम। उसकी तैयारी हमने कर ली है। तो आप समझ रहे हो कहां पर खेल फंसा हुआ था, कितने पेच हैं। और जो विपक्ष लानत मलानत करता था, कहता था हमें रोक के टोकते रहते हैं, हमें बोलने नहीं देते,
उपराष्ट्रपति जब वो सदन की कार्रवाई बतौर सभापति उसका संचालन कर रहे होते थे। अब वो क्या कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में, कि दाल में जरूर कुछ काला है। जगदीप धनखड़ आरएसएस और बीजेपी का इतना बचाव करते थे और आरएसएस बीजेपी ने उनको किनारे कर दिया, या वो आपके साथ भी पींगे बढ़ा रहे थे? पर ये नौबत क्यों आई? यही लाख टके के कुछ सवाल हैं जो हवा में लहरा रहे हैं दर्शकों। और उपराष्ट्रपति पद पर 3 साल तक जो व्यक्ति आसीन था उसका यह हाल कि कोई पूछने के लिए भी नहीं जा रहा। अगर सेहत तो खैर बहाना है, पर कोई जाकर मिलेगा तो हालचाल भी पूछेगा या कहेगा कि नहीं चलिए आपने जो किया ठीक किया। सन्नाटा पसरा हुआ है उनके घर के बाहर, कोई आने जाने वाला नहीं। प्रधानमंत्री ने 15 घंटे बाद एक ट्वीट किया कि बहुत अहम जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं, उनको यह मौका मिला, एंड विशिंग हिम गुड हेल्थ। बस बाकी सरकार में एक भी मंत्री ने, बीजेपी के एक भी बड़े पदाधिकारी या नेता ने एक भी संदेश नहीं दिया है। यह अनप्रेसिडेंटेड है। राजनीति में मतभेद तो होते हैं, पर ऐसा क्या मनभेद हुआ? और कमाल का खेल यह कि जिस सत्ताधारी दल के नुमाइंदे के तौर पर उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया, वो बात तक करने को तैयार नहीं है, और विपक्ष अब सहानुभूति और संवेदनाएं जाहिर कर रहा है। कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर कहते हैं कि हम सब जानते हैं कल संसद के गलियारों में भाजपा सांसद महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर रहे थे, यहां तक कि मंत्री भी हस्ताक्षर कर रहे थे। तो फिर वे किसके खिलाफ महाभियोग ला रहे थे? यह श्वेत पत्र पर था और रात में ही इस्तीफा दे दिया गया। तो कंस्पिरेसी थियरीज, साजिश की कहानियां और थियरी वो लगातार हवा में घूम रही हैं। और असल बात क्या हमारे सामने आएगी? और ये सिर्फ यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा का महाभियोग ही नहीं, बल्कि जस्टिस शेखर यादव के महाभियोग को भी क्लब करना जो चाह रहे थे जगदीप धनखड़, उनकी हरकतों से तो ऐसा ही लग रहा है। क्या ये नाकाबिले बर्दाश्त भी था? जस्टिस शेखर यादव के बारे में यह कहा जाता है, कुछ जानकार कहते हैं कि आरएसएस का पूरा सहयोग उनके साथ है। कहानी वहां पर भी बिगड़ी क्या? और ये हकीकत क्या है? कितनी हकीकत है, कितना फसाना है इस राजनीतिक धमाके में, इस राजनीतिक आग जो भड़की हुई है, ये क्या कभी पूरी तरीके से सामने भी आ पाएगी? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, भ्रष्टाचार पर लड़ाई, धनखड़ की हो गई विदाई। भाई जस्टिस वर्मा को था जाना और पड़ गया, या जस्टिस वर्मा को तो हटाना, पड़ गया धनखड़ को जाना। और महाभियोग पर कलह, इस्तीफे की असली वजह क्या यही है? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए के अहम घटक हैं, एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता और वकील भी हैं, एके वाजपेयी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह, विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, और राकेश शुक्ला एक और वरिष्ठ पत्रकार। साथ ही साथ मेरी सहयोगी, हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद भी इस चर्चा में जुड़ चुकी हैं। पर महेश, मतलब इतनी बेअदबी, इतनी बेकदरी एक उपराष्ट्रपति, कोई जा ही नहीं रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा, वो तो सेहत का हवाला देकर इस्तीफा देते हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है घर के बाहर, कोई संदेश भी नहीं दे रहा। क्या हो गया? इतना मतभेद ही नहीं, इतना मनभेद। संदीप भाई, आपके सवालों का मैं जवाब दूं
उससे पहले देश और आपके दर्शकों को कहीं ये पता चलना चाहिए कि ये जो राजनीतिक रुदाली, ये जो राजनीतिक अलाप बिलाप प्रलाप और जिस प्रकार से पूर्व राष्ट्रपति जी के इस्तीफे को एक सफ़ेद झूठ बनाकर जो प्रचार करने का जो ये अभियान शुरू हुआ पिछले 24 घंटे में। अच्छा, सफ़ेद झूठ क्या है उसमें? सफ़ेद झूठ तो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस इस्तीफे में पूर्व उपराष्ट्रपति जी स्वयं से ये लिखते हैं और कृतज्ञता कहीं प्रकट करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के प्रति, और कहीं ये वो कहते हैं कि देखिए आज कहीं स्वास्थ्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, और मैं इस वजह से दिन पहले कह रहे हैं कि अगर कोई डिवाइन इंटरवेंशन ना हुई तो मैं 10 बिल्कुल अगस्त 2027 को ही इस्तीफा दूंगा। अगर 11 तो मतलब मेरा जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा तभी हटूंगा। तो क्या मतलब मान लिया जाए कि पूर्व उपराष्ट्रपति जी जो है अच्छा, सफेद झूठ लिख रहे हैं? कल सीने में दर्द हो गया, कुछ ऐसा हो गया? नहीं, वो सफेद झूठ लिख रहे हैं क्या जो इस्तीफे में लिख रहे हैं? नहीं, दबाव में लिखना पड़ रहा है, कोई बहाना तो ढूंढना पड़ेगा। पट्टी पे किसी ने रिवॉल्वर रख दिया है, रख भी दिए हो, पता नहीं। मतलब अब आप दूसरे पहलू पे आ जाइए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अब देखिए राजनीतिक दिवालियापन का कितना बड़ा परिचय दे रही है कांग्रेस और विपक्षी मित्र। बिना रीढ़ की हड्डी वाला उपराष्ट्रपति, सभापति, मिमिक्री करता हुआ कल्याण बनर्जी, ऐसा जोकर जिसने जोकर करार दिया उस उपराष्ट्रपति के प्रति, जिनके प्रति महाभियोग लाया गया, आज वो लोग रुदाली करते हुए कहीं दिखाई दे रहे हैं। वो लोग छाती पीट रहे हैं, हाय ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। उनका तो और एक उनके त्याग पत्र को ये कह दिया गया ये तो सफेद झूठ है। अरे सुनिए तो, ये जो धनखड़ जी ने साइन किया है, उनकी रुदाली का इतना वहां जब हम लोग बैठे हुए थे बजाय एक सीधा सवाल का जवाब तो सरकार जो है बंदूक लगा के साइन कराई। क्या मतलब बनता है इसका? इतना खामोशी, इतनी चुप्पी क्यों साध रखी है? क्या मजाक है? अरे कोई मिलने ही नहीं गया उनसे, तबीयत खराब है, कोई मिलने नहीं जा रहा। उसको दिखावा, वो भी एक दिखावा करना है। अच्छा, दिखावा होता है? अच्छा, वो भी दिखावा करना है कि देखिए कि भाई हम किस तरह से उनको जाके। अच्छा, कल मतलब एक चीज बताइए, आंसू पोंछने का ये कौन सा तरीका है कि उनके त्याग पत्र को ही झूठा करार दिया जाए? सुनना ही आजकल बंद कर दिया है। फिर वही बात अच्छा, बोलते रहिए, सिर्फ महेश वर्मा को स्क्रीन पर रखिए, आज इनको राष्ट्र के नाम संबोधन करने दीजिए। बोलिए मुझे हटाइए स्क्रीन पर से, क्योंकि इनको बोलना ही है बिल्कुल नॉन स्टॉप। हटाइए पीसीआर, मुझे स्क्रीन से हटाइए। उसके बाद तो अब बोलिए, आप बोलिए 4 मिनट 5 मिनट फुल स्क्रीन सिर्फ महेश वर्मा को रखिए, बोलते रहिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अभी तक जस्टिस वर्मा की आप बात कर रहे थे, उनके बारे में आप देखिए कपिल सिब्बल जी क्या कशीदा गढ़ रहे थे, कांग्रेस ने उनके प्रति क्या मतलब रुख अपनाया और किस तरह से बातें कही गई। अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में उनकी कार्रवाई चल रही है, जिस प्रकार से उनके समर्थन में और उनके लिए जिस प्रकार से एक घेराबंदी हुई, कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से आवाज उठाई, उससे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग जो है महाभियोग के नाम पर जो है ये महज एक ड्रामा कर रहे हैं। ये अगर संसद में महाभियोग राज्यसभा में ये ले आते तो इनकी नीयत क्या होती और उस नीयत के पीछे कारण क्या था। तो अब ये कहने मात्र से कि नहीं साहब, मतलब उपराष्ट्रपति जी ने अगर उनकी कोई बात मान ली तो वो उनके इस्तीफे का कारण बन गया। अरे साहब, ये कोई मतलब बनता है? किसी भी देश में उपराष्ट्रपति का क्या यही त्यागपत्र को लेकर इसी तरह की बात होनी चाहिए? क्या इस देश में यही मुद्दा बचा हुआ है? और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो 24 घंटे में अपनी 3 बार बयान देते हैं, एक बार कहते हैं भाई वो तो इंटरनल मामला है उपराष्ट्रपति का, उसके ऊपर हमें क्या बोलना, उसके ऊपर क्या कहना, फिर कह रहे हैं दाल में काला है, फिर जयराम रमेश बोलते हैं। अरे नहीं साहब, वही जयराम रमेश जो अराजक बता देते हैं उपराष्ट्रपति को, आज 8 महीने के बाद वो एकदम आपके लिए जो है इतने कन्वीनियंट और इतने कंफर्ट और इतने ज़्यादा आपके लिए प्रिय और प्यारे हो जाते हैं कि आप कहते हैं कि भाई साहब ये तो आपके साथ बड़ा गलत हुआ। आप देखिए केजरीवाल तुरंत छूटते हुए आते हैं, वो संजय सिंह जो पता नहीं फाड़ते हुए फेंकते हैं उपराष्ट्रपति के ऊपर सदन के अंदर, बेल के अंदर। उनका क्या हश्र होता है कि ये सारे के सारे ऐसे लगता है कि अब तो यही मौका है, लूट लिया जाए और महफिल लूट के ऐसे सजा दिया जाए और पूरे देश को ये जता और बता दिया जाए कि भाई कितने बड़े हम लोग जो है चीज़ों को एक्सपोज कर गए। तो लानत है, मलानत है ऐसी राजनीति के ऊपर। विपक्ष उन चीज़ों के ऊपर कहीं सरकार को घेरता जो ज़रूरी है, जो चाहिए आज की डेट में, जिसकी ज़रूरत हमें कहीं दिखाई दे रही है देश की जनता को। आप और हम और हमारे दर्शक जो कि एबीपी के मंच पे हम बैठते हैं तो हम यही सोचते हैं कि उन बातों को कहीं ना कहीं हम निकाल के लाएं कि क्या ऐसी राजनीतिक मजबूरी है। सर,
मैं माफी चाहूंगा, आज आप मेरे वजह से शायद ज्यादा हर्ट हो गए हैं। ना ना ना, बोलते रहिए ना, बोलते रहिए, बस बोलिए वही बोलिए बात- थोड़ा सा। मैं- हो गया जी सर। अरे जल्दी ही हो गया ये तो, कमाल की बात ये तो कर रहे हैं जल्दी ही आप। हो गया। अरे साहब आप मतलब बौना जो देश को बौना जिन बनाने मुद्दों का की कोई जरूरत कसर है, छोड़ेंगे अरे कि नहीं आपने कहा आज? देश को बौना जिन बनाने का कोई कसर छोड़ेंगे कि नहीं? देश को जिन मुद्दों की जरूरत है उन पर चर्चा नहीं करता अरे साहब। विपक्ष। बीजेपी को, सरकार को, एनडीए को अब अपने उपराष्ट्रपति की जरूरत नहीं है। सर, इसका जवाब अब दे देंगे कि बिल्कुल, या बिल्कुल, अभी भी बिल्कुल। विपक्ष पर थोड़ी और लानत मलानत करनी है, नहीं फिर साहब, फुल स्क्रीन बिल्कुल पर होना आइए। चाहिए। बोलिए। इस बात को जरूर, ये बात जो है कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक जस्टिफाइड तरीके से उसको कहीं ना कहीं हमें बताना चाहिए, जताना चाहिए। क्या और बताना चाहिए? पहली बात तो ये कि उपराष्ट्रपति जी ने जो अपना इस्तीफा दिया, अच्छा, मतलब उनके उनके कारण अब अगर मुझे ये अगर बताइए। उनके कारण स्पष्ट हैं कि उनका स्वास्थ्य खराब है, अच्छा, उनका स्वास्थ्य खराब स्वास्थ्य था। उनका अच्छा, साथ नहीं दे रहा। स्वास्थ्य ऐसे आदमी का खराब होता है जो 11 बजे 21 तारीख को संसद की कार्रवाई शुरू होती है, पहला दिन होता है, 11 बजे वो मौजूद, फिर संसद की कार्रवाई स्थगित होती है, 12:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी वो मौजूद, 2 बजे फिर कार्रवाई शुरू होती है, वो मौजूद, 4:30 बजे वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बुलाते हैं, वो फिर मौजूद, और रात के 9 बजे यकायक ऐसा सीने में दर्द हुआ या पता नहीं कहाँ दर्द हुआ, वो इस्तीफा दे देते हैं। और इस्तीफा दें कि भाई हालत बड़ी खराब हो गई, नाजुक हो गई, तो फिर तो पूरा कैबिनेट वहां पर उनके घर पर मौजूद होना चाहिए था। इस्तीफे को लेकर जो जस्टिफिकेशन आना चाहिए वो सरकार की तरफ से आना चाहिए। ये जो व्यक्ति इस्तीफा सारे दिया है चुपचाप उसके क्यों तरफ से बैठे है। हैं? नहीं सारे नहीं चुप क्यों नहीं बैठे नहीं, हैं? सरकार की तरफ से इस्तीफे को लेकर जस्टिफिकेशन सरकार की आना तरफ चाहिए। से कोई स्पष्टीकरण एहतराम की उपराष्ट्रपति बात जो या जिन्होंने दिया उनकी- इस्तीफा उनका उनके तरफ से आना चाहिए, या सरकार उसके ऊपर अच्छा, सरकार नहीं, का कोई सरकार भी उसके नेता ऊपर कुछ नहीं भरतनाट्यम बोलेगा। करे। नहीं, उसके ऊपर सरकार इतना भरतनाट्यम करे। इतने पर्सोना नॉन ग्राटा हो गए, क्या मतलब? मतलब सरकार को ऐसी अब उनकी जरूरत ही नहीं कि कोई पूछ ही नहीं रहा। क्या आप कैसे कोई कह सकते ट्वीट हैं? है? अगर प्रधानमंत्री उनकी के अलावा पूछ नहीं किसी का होती तो ट्वीट वो- है? नहीं, वो अगर पूछ नहीं होती पार्टी के अंदर तो देश के उपराष्ट्रपति बनते क्या? वो अरे, राज्यपाल आप की बनते बात क्या? कर रहे हैं, मतलब आपके हिसाब से चलेंगे तो ठीक, नहीं चलेंगे अरे तो साहब, हमारे हिसाब से क्या? फिर तो कोने में वो बैठ देश में जाइए। संविधान जो विधि विधान है उसके हिसाब से सारा मतलब चीज़ों करते हुए- महाभियोग की लड़ाई, ये भ्रष्टाचार की लड़ाई ऐसी हो गई कि धनखड़ की विदाई हो गई, ये अब नाक की ये लड़ाई तो- हो गई। ये तो संदीप भाई, ये जो एक राजनीतिक दिवालियापन है, राजनीतिक अच्छा, फरेब राजनीतिक है दिवालियापन इस है, देश के किसका साथ, है? जो कांग्रेस और तमाम हमारे मित्र जो है लगातार, जयराम रमेश का आप दिखाइए आप ना। संवैधानिक पद पर जयराम खुद रमेश आज से 8 महीने जिसे क्या कह रहे थे आपने उस चुना उपराष्ट्रपति को? उसको आप दबाव डालकर इस्तीफा ले लें, राजनीतिक दिवालियापन विपक्ष का। कहां साक्ष्य है, कहां सत्य है? अच्छा, कोई साक्ष्य तथ्य नहीं है। सत्य नहीं, उसके बाद बवाल काटे हुए हैं लोग। अच्छा, यही रह गया है इस देश में। अच्छा। कि संसद को आपने ये समझा हुआ है कि उस प्लेटफॉर्म पे आप जाके कोई तथ्य नहीं, कोई सत्य नहीं, और सफेद झूठ आप करार दीजिएगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को। क्या मतलब बनता है इसका? अच्छा, क्या मतलब बनता है? वही मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। वो जो महाभियोग decode प्रस्ताव करने के को लिए आपके तमाम स्वीकार पैनलिस्ट हैं ना। लिया, जिसमें सिर्फ विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर थे, यही बात नागवार गुजरी सरकार को। सर, मैं फिर कह रहा हूं, अच्छा, सरकार जो है कृत संकल्पित थी। किरण रिजिजू का, संसदीय कार्य मंत्री जी का जो आप बयान उठा के देख लीजिए, उन्होंने कहा कि हम ये महाभियोग लेकर आ रहे हैं। महाभियोग लेकर आने, उसके पृष्ठभूमि मैंने आपको स्पष्ट किया कि जहां कपिल मतलब सिब्बल गलत किया। जैसे लोग और तमाम ऐसे लोग, जगदीप धनखड़ ने फील्डिंग गलत कर रहे किया, हैं। अपनी फील्डिंग कर ताकतों रहे का हैं। दुरुपयोग किया, सर, कदम ताल कर रहे थे, विभीषण हो गए थे। सर मैं तो फिर कह रहा हूं कि जो या तो सत्य, साफ बोलिए ना। सर सत्य कभी छिपता नहीं है। सत्य नहीं छिपता। अगर कोई उनके ऊपर वो दबाव, किसी अस्पताल में भर्ती हैं क्या? सर धनखड़ जी को आप इनकम्पिटेंट मत समझिए। वो सक्षम व्यक्ति हैं, अपने किसी भी चीज को, वो किसी भी तरह के दबाव में आने वाले व्यक्ति, अगर दबाव होता वो स्पष्ट बताते। और आज की डेट में जितनी बातें कही ठीक जा रही तो है, आप सुनी कह जा रहे रही हैं कि है, ये सारी कोड़ी मनगढ़ंत बातें हैं। आलोक शर्मा, कोई दबाव नहीं था, उनकी सेहत दुरुस्त नहीं थी, वो चले गए। आप घड़ियालियासी क्यों बहा रहे हैं? महाभियोग आप लेकर आ रहे थे, नो कॉन्फिडेंस मोशन इन्हीं जगदीप धनखड़ के खिलाफ, इनकी लानत मलानत करते थे, रोकते हैं, टोकते हैं, बोलने नहीं देते। अब कह रहे हैं दाल में कुछ काला है। बड़ी संवेदनाएं आपकी फूट रही मुझे हैं। लगता है संदीप भाई, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार था हमारा लोकतांत्रिक अधिकार था संदीप भाई। एबीपी न्यूज के दर्शक भी इस बात को समझते हैं कि अगर धनखड़ जी का किसी मुद्दों के ऊपर हम विरोध कर रहे थे तो पहले भी स्पीकर या चेयरमैन का विरोध होता रहा है और वो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, जिस तरह से सेकंड नंबर कॉन्स्टिट्यूशन में पद पे बैठा व्यक्ति
इस्तीफा देकर चला गया और कोई उसको डिफेंड करने वाला नहीं है, वो व्यक्ति आकर अपनी बात भी मीडिया में नहीं कहने लायक है, तो जरूर सवाल उठेंगे और विपक्ष आज भी सवाल उठाएगा। यही गुजरात मॉडल है कि शायद फाइलें अच्छा, ये गलत सबकी हुआ। तैयार हैं, 8 महीने पहले वो हट जाते, महाभियोग प्रस्ताव आपका सफल हो जाता, तब सही था, तब जगदीप धनखड़ गलत थे, आज वो सही हो गए। क्या बदला ऐसा? ऐसी क्या मिलीजुली कबड्डी खेल रहे थे आप? ये भी तो सवाल है ना। मैं समझता हूं जगदीप धनखड़ जी केवल एक नाम है मेरे लिए, उस पद की गरिमा बहुत ज्यादा ऊपर है। और जो बात आप कर रहे हैं जस्टिस वर्मा की या यादव साहब की या किसी और की, इसी कड़ी में एक महिला जस्टिस भी हैं जहां तक मेरे पास जानकारी है, और उनके पति बीजेपी के बहुत नजदीक रहे थे, और जिस समय पर वर्मा जी के यहां पर पैसे और नोटों के बंडल मिले हैं उनके नौकर के घर पर, ऐसा मीडिया के कुछ सोशल मीडिया की खबरों में यह भी पता चला कि कहीं और से भी फार्म हाउसेस से सैकड़ों करोड़ रुपया मिले थे। अगर वर्मा जी की जांच होती है, महाअभियोग होता है जो कांग्रेस चाहती है, तो जांच वहां तक पहुंचेगी और पूरी सरकार हिल जाएगी। बीजेपी भी चाह रही है, बीजेपी ने तो 145 एक और भी इकट्ठा कर लिए थे ना, वो तो लोकसभा में, क्या उसकी तैयारी नहीं हो रही थी? बीजेपी नहीं संदीप भाई, बीजेपी हर चीज को अपने हिसाब से चाहती है। बीजेपी तो केवल 2 दिन से हेडलाइंस मैनेजमेंट पे लगी हुई है। आज हालत यह है कि महाभियोग की अगर धमकी दी गई तो धनखड़ साहब को सामने आना चाहिए। रोज सुबह से शाम तक लोग बसों में, मेट्रो में चर्चा कर रहे हैं कि शायद कोई भ्रष्टाचार की भी फाइलें बीजेपी ने खोल दी हों। तो धनखड़ साहब, आपकी गरिमा का भी सवाल है, एक किसान के बेटे की भी गरिमा का सवाल है, सरकार की भी गरिमा का सवाल है, भारतीय लोकतंत्र और संसद की गरिमा का भी सवाल है। सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। कल तक जिन्हें गरियाते थे उनकी क्या हुआ, निष्पक्षता पर सवाल उठाते थे, आज आप उनके वकील बन गए हैं। मैं बिल्कुल वकील नहीं बना संदीप जी। मैं आज फिर कहूंगा कि जितना पद का सम्मान धनखड़ जी ने किया, बीजेपी आज उतना ही उनका सम्मान कर रही है। कहीं ना कहीं उनकी ही करनी उनके सामने आ रही है। जिस तरह से बीजेपी के सामने नतमस्तक होकर उन्होंने चेयर का अपमान किया, जिस तरह से वो बीजेपी के इशारे पर एजेंडे पे बंगाल से यहां तक काम करते आए, ये बीजेपी किसी की नहीं है, ये फाइलों की बीजेपी है। कोई ना कोई फाइल जरूर आपके सांसद मणिकम टेगोर कह रहे हैं वो खाली पन्नों पर जो हस्ताक्षर लिए जा रहे थे वो महाभियोग की तैयारी हो रही थी क्या? और यही दबाव, जो सवाल मैंने पूछा जब महेश वर्मा कह रहे थे कनपट्टी पर बंदूक रखी गई क्या, वो महाभियोग की बंदूक रखी गई क्या कनपट्टी पर, कि महाभियोग आपके खिलाफ ही ला देंगे हम? देखिए, मानिक टैगोर जी ने कहा होगा तो जरूर किसी ना किसी बेस पे कहा होगा। क्या ये लड़ाई 2030-31 में चीफ जस्टिस बनने की तो नहीं थी? शुरुआत वहां से तो नहीं हुई? क्या कोई महिला बनना तो नहीं चाहती थी? क्या उसको हटाने के लिए वर्मा के साथ जो हुआ, बॉम्बे में थे वर्मा जी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सीआईएसएफ का स्टाफ हटा, बहुत जांच का विषय। आप इसमें मिलकर खेल रहे थे क्या? जस्टिस शेखर यादव का नाम भी साथ में जुड़वाना, क्या ये आपके आग्रह, आपकी सिफारिश पर चर्चा करते दिख रहे थे जगदीप धनखड़? देखिए, मैं समझता हूं कि विपक्ष को जो काम करना चाहिए भ्रष्टाचार का उन्मूलन के लिए, वो हम कर रहे थे। धनखड़ जी पुराने कांग्रेसी थे, एमएलए भी कांग्रेस से रहे, हो सकता है कोई कांग्रेसी, उनकी सोच पुरानी जाग गई हो, कोई रीढ़ की हड्डी जो है वो कांग्रेस वाली तो थी उनकी, कहीं ना कहीं वापस आ गई हो। अच्छा। हमने वो भी सीन देखा था और उस पर भी आलोचना की थी जब वो प्रधानमंत्री के सामने ऐसे ऐसे कर रहे थे, और हम आलोचना से आज भी पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस सरकार ने इनको बनाया और जिस सरकार ने दबाव डालकर इनको हटाया, आज वो सरकार चुप है, वो 56 इंच का सीना चुप है, वो चाणक्य चुप है, तो आगे वो अभी हम बुलबुल चर्चा पर बैठने वाली आरएसएस चुप है। लेकिन ये खाली पन्नों पर जो हस्ताक्षर की कहानी है, एनडीए और के इसमें सभी एक साथी भी सेकेंड, कॉमा बहुत में सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज है। मेघा प्रसाद, कहानी दरअसल है क्या? अंदर खाने आप क्या कुछ जुटा पाई हैं? क्या बीजेपी वाज कॉट अनअवेयर्स? उन्हें समझ ही नहीं आया कि अरे ये नोटिस को स्वीकार कैसे लिया? 63 सांसद जो विपक्ष के थे, महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में, और फिर वो लास्ट मिनट हरी हो रही थी, अफरा तफरी मची कि भाई कुछ सांसद, हमारे सांसदों के भी हस्ताक्षर इस महाभियोग प्रस्ताव में शामिल कर लिए जाए, या कुछ और कहानी है? संदीप जी, कहानी लगभग वही है जो आप कह रहे हैं। हुआ यूं कि जब अचानक से जगदीप धनखड़ जी ने
ये अपर हाउस में अनाउंस कर दिया, जब स्वीकारा उन्होंने ये इम्पीचमेंट की नोटिस जो ऑपोजिशन के तरफ से उनको दी गई थी, और जब ये अनाउंस किया, इन्फॉर्म किया हाउस को कि ये नोटिस उनके पास आई है, एट दैट टाइम जब आपने ये फ्रेज यूज़ किया है, द गवर्नमेंट वाज कॉट अनअवेयर्स, वो एक्चुअली वही हुआ था। सरकार को इस बात की खबर नहीं थी, इसका इल्म नहीं था कि जगदीश धनखड़ जी इस तरीके से उस नोटिस को स्वीकारेंगे और हाउस में इसके बारे में इन्फॉर्म भी करेंगे, क्योंकि ये सवाल हमने उनसे पूछा, नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जिनकी जिम्मेदारी थी अपर हाउस में कि सरकार के तरफ से भी वहाँ पर उस नोटिस में उनके तरफ से भी हस्ताक्षर हो, उनके तरफ से भी लोगों के राय दी जाए। नोटिस में किसी भी तरीके से सरकार की कोई कंट्रीब्यूशन थी ही नहीं। सरकार के कोई भी लोग, या तो आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो उनके हस्ताक्षर हो, या एनडीए के अलायंस पार्टनर्स में भी जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के उनके हस्ताक्षर हो, किसी के हस्ताक्षर नहीं थे, सिर्फ 63 ऑपोजिशन के हस्ताक्षर थे, और इस नोटिस को उन्होंने स्वीकारा और हाउस को इन्फॉर्म कर दिया। सरकार की इसी एक सेकंड मेघा, सरकार की इसी बौखलाहट का क्या नतीजा ये भी था कि नेता सदन जो है राज्यसभा में, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं बीजेपी की, वो कहते हुए ऑन रिकॉर्ड, ऑन टेप पाए गए, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, जबकि ये अख्तियार दरअसल जगदीप धनखड़ या सभापति का होता है। नहीं, ये दो अलग चीज़ें हैं संदीप जी। देखिए, मैं आपको ये समझाऊं कि ये जो उन्होंने नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, वो एक्चुअली सुबह की प्रोसीडिंग्स की बात है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो आपको एक तरीके की झुंझलाहट जरूर दिखा सकती है कि शायद कुछ अनोयंस थी जगदीश धनखड़ साहब के साथ में पहले से ही, लेकिन ये सुबह की बात थी, और ये बाकी सारी जो कहानी हुई है वो तो दोपहर में हुई है। वर्ड यूज किया बीजेपी की तरफ से, ये देखिए उपराष्ट्रपति थे ना, कॉन्स्टिट्यूशनली दूसरे नंबर की वो संवैधानिक पद है, पोस्ट है। 46 घंटे होने को आए, प्रधानमंत्री के ट्वीट के अलावा कोई ना उनसे मिल रहा है, ना उनके बारे में बात कर रहा है, ना कुछ ट्वीट कर रहा है। ऐसी बेअदबी, ऐसी बेकदरी क्यों की जा रही है? संदीप जी, मैं आपको जो मैं बता रही थी उससे कंप्लीट करूं तो दर्शकों को भी समझ में आए कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जब धनखड़ जी ने अपर हाउस में राज्यसभा में अनाउंस कर दिया कि भाई उनके पास नोटिस आई है और फिर वो अब उस पर डिसाइड करेंगे क्या करना है, उस वक्त द गवर्नमेंट वाज कॉट अनअवेयर्स, क्योंकि ये सवाल मैंने सरकार से पूछा, सरकार के लोगों से पूछा, और जवाब यही आया कि हमें तो पता भी नहीं था। धनखड़ जी ने सरकार को इन्फॉर्म तक नहीं किया था कि ये नोटिस वो एक्सेप्ट करने वाले हैं। अब आप समझिए इसके कोर में क्या है। इसके कोर में ये है संदीप जी कि एक तरफ आप लोअर हाउस में सरकार ने 140 प्लस सिग्नेचर्स ले लिए थे और ये इनिशिएट कर दिया था, नोटिस इंपीचमेंट की दे दी गई थी वहां स्पीकर को। तो सरकार एक मत से ये बात कह रही थी, अभी से नहीं, पिछले 1.5 महीने से, जब से सत्र की बातें शुरू हुई कि मॉनसून सत्र में कौन कौन से बिल लाएंगे, उसमें सरकार ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि इंपीचमेंट की भी प्रक्रिया जस्टिस वर्मा की जाएगी इसी मॉनसून सेशन में। और एक तरीके से समझिए कि सरकार ने अपनी स्टैंड क्लियर करी थी कि उनको ये करना है, एंड इन अकॉर्डेंस टू दैट वो लोकसभा में ये इंपीचमेंट नोटिस लेकर आए। अचानक से क्या हुआ कि राज्यसभा में, और ये मीटिंग हुई है, आप कांग्रेस के लोगों से ये सवाल पॉइंट ब्लैंक पूछ सकते हैं कि ये मीटिंग हुई है। ये मैं समझ गया, ये बात इतनी बड़ी कैसे हो गई कि इस्तीफे तक नौबत आ गई? इस्तीफे तक नौबत इसलिए आ गई, देखिए, और जो आप कह रहे हैं ना कि ये कमोशन हुआ वहां, वो कमोशन तो हम लोग ने खुद, वी आर आई विटनेस टू दैट, हम लोगों ने देखा वो कमोशन क्यों हुआ। और ये जो हस्ताक्षर की बात आ रही है, मैं बता दूं, कमोशन इसलिए हुआ, और सच्चाई यही है। अब सरकार कोई कुछ भी कहे या कांग्रेस कोई स्टोरी प्लांट करे, सच्चाई ये है कि अचानक से जब पता चला कि भाई ये नोटिस में, इंपीचमेंट नोटिस में जो राज्यसभा में ली गई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों का सिग्नेचर है, तो सरकार आनन फानन में अपने लोगों को, अपने कुछ मंत्री, अपने कुछ सदस्य बीजेपी के, एनडीए के अलायंस के जो मेंबर्स है राज्यसभा के, उन सबको बुलाया गया और पेपर पे सिग्नेचर लिए गए। तो ये खाली पन्नों पर दस्तखत, नो कॉन्फिडेंस जगदीप धनखड़ के लिए नहीं था। कुछ अब खबरें ये भी आ रही हैं कि जगदीप धनखड़ के कनपट्टी पर वो पिस्तौल इस महाभियोग की लगा दी गई कि हम भी ला सकते हैं आपके खिलाफ। नहीं, देखिए, ऐसा है कि अगर आप उस आनन फानन में ये काम करें, क्योंकि फिर अचानक से सरकार को लगा कि भाई ये नोटिस में तो सिर्फ सिग्नेचर्स दूसरे साइड के, सिर्फ ऑपोजिशन के, हमारे सिग्नेचर्स कहां हैं, तो वो सिग्नेचर्स लिए जा रहे थे उस वक्त, इसलिए ये कमोशन दिख रहा था हम लोगों को हाउस में। ये कमोशन ठीक है, इतना बड़ा, एक सेकंड में गा, AK वाजपेयी, मतलब भ्रष्टाचार पर लड़ाई थी, चलिए थोड़ा पॉइंट स्कोरिंग होती है, पर इतनी बड़ी लड़ाई की हो गई धनखड़ की विदाई। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग तो हो गई सारी, अच्छा, वो कंक्लूजन आ भी गया। अच्छा, वो कह रही सत्य है बिल्कुल सारी चीजें। हाँ,
लेकिन मैंने जो सत्यता देखी वो 2 लाइन पढ़ देता हूँ। हाँ 2 कारण बताए उन्होंने अपनी हेल्थ के, खाली मेडिकल नहीं है। टू प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर एंड अबाइड बाय मेडिकल एडवाइस। अच्छा प्लीज, वाइस प्रेसिडेंट का भी मेडिकल प्रोटोकॉल होता है। अब आप तो नहीं मानोगे, जब आपकी इन्वेस्टिगेटिव हो गई है तो आप कैसे मानोगे? सुप्रीम कोर्ट के नहीं, बड़े तो वकील आप हैं के कैसे बाद मानोगे? पे साहब। अच्छा क्या- एक सेकंड होल्ड ऑन, बस एक छोटा सा सवाल। 21 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू था, ये उसी दिन इस्तीफा हुआ है 9:25 पर। 45 दिन पहले पहली बार आजाद भारत के इतिहास में, विजय भाई अगर गलत जानकारी दे रहा हूं तो, इतना एडवांस में घोषणा कर दी गई थी कि जी 21 जुलाई को संसद सत्र होगा, मॉनसून सत्र। तो डॉक्टरी एडवाइस रात को 9:25 पे मिली उन्हें, वो तो पहले मिल गई होती तो पहले दिन भी वो सभापति की भूमिका में क्यों दिखाई दे रहे अब थे? मैं आपको दूसरी बात, हाँ बताइए। धनखड़ साहब को मैं जानता हूँ 89 से। अच्छा। देवीलाल जी के पास आए थे, शुरू में उन्हीं से अटैच रहे, जनता दल ने टिकट दिया, उसके बाद कांग्रेस चले गए। बोल्ड आदमी हैं, ये वाले तो हैं, हाँ। ये उनके संस्कार हैं या कुछ भी कहिए, लेकिन साथ साथ बोल्ड है। अगर कोई बात होती, 2 दिन से ये मामला चल रहा है, मीडिया में पूरी सब जगह ये चल अच्छा, रहा है। डॉक्टरों की एडवाइस एक रात को से- 9:25 पे याद आई। नहीं, ये नहीं ना, उसमें तो लिखा ना बाउंड बाई मेडिकल एडवाइस। हाँ बाउंड, तो फिर पहले सुबह 11 बजे से क्यों बैठे हुए थे ये केस संसद वो में? नहीं है ना, क्योंकि हार्ट अटैक हो गया या कोई ब्लड प्रेशर, ये वो वाला केस नहीं अच्छा है। कोई बीमार होता है या तबीयत किसी की नासाज हो, एज फिर तो कितनी है? ताता लग वैसे जाना by the way, चाहिए। एज कितनी 74 है? साल। तो फिर तो अब वो कह रहे हैं जी मैं तो अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करूंगा नंबर 1। अच्छा, तो उसमें क्या बुरी बात है? वो पहले दिन याद कयास आया। क्यों लगाए जा रहे हैं? अच्छा, हमको नहीं कयास समझ ना लगाएं। क्यों, किस बात के लिए? पत्रकारिता हम कयास- किस लिए कर रहे हैं? तो कयास से निकले थे क्या? पत्रकारिता नहीं, छोड़ के क्या पीआर निकले? करने अच्छा, लगते हैं। नहीं नहीं, आप पत्रकारिता जो आप कहें वही अरे, सही, आपने- फिर हम उसी का ही हम ढोल नहीं बजाते कह रहे। घूमे। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे। हाँ। हम कह रहे ये कयासों का बाजार है, कुछ नहीं होना, उनका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया, दूसरे का प्रोसेस शुरू हो गया है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट होके जो भी मतलब elect होगा, वो आ ये जाए। जो नोटों की बोरियां अब मिली हाँ, जले हुए, ये इस पे ठीक है। लड़ाई ये भ्रष्टाचार की, ये घड़ियाली आंसू या हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और का खेल हो रहा है, इसको छिपाने का खेल तो नहीं चल रहा देखिए, है। ना, और ना, उसमें विदाई हो गई ना, धनखड़ ना, की। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ऐसा कुछ सरकार नहीं की है। नीयत बड़ी क्लियर थी कि हम इम्पीचमेंट मोशन लाएंगे, और उसकी प्रक्रिया उन्होंने, ये सेशन में नहीं था, उससे पहले शुरू हो गया था सारा मामला। अच्छा। और वो लेके आ रहे हैं, तो ये आप कैसे कहते हो कि भ्रष्टाचार की लड़ाई दिखाने की, कुछ और करने की को? हाँ, तो अगर प्रक्रियाएं तो होती रहती हैं। आज तक महाभियोग प्रस्ताव कितने पास हुए? अब वो दूसरा इशू है। देखिए अब वो दूसरा इशू है, वो तो और अच्छा, वो और दूसरा कॉम्प्लिकेटेड issue हो इशू गया। है, क्योंकि इसमें हुआ क्या है? आपने इसमें ठीक एक जज को बचा रहे हैं, एक को बचा रहे हैं, नहीं बचाना किसे? एक भ्रष्टाचार को बचा रहे हैं, एक को लटका रहे हैं। संदीप जी, एक भाई भ्रष्टा- जस्टिस शेखर यादव का मामला भी तो, इन दोनों को जोड़ रहे नहीं, थे। क्यों? ये सरकार को नाकाबिले बर्दाश्त साबित दोनों हुआ क्या? एक पेडेस्टन पे बिल्कुल नहीं है। एक भ्रष्टाचार का मामला है, एक हेट स्पीच का मामला है। हेट तो स्पीच है ना। भ्रष्टाचार बड़ा इशू है। जज या ये hate कहने speech? लगे बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा देश। देखिए, वो भी डिबेटेबल क्वेश्चन है। लीगल सेल की मीटिंग थी, विद इन बाउंड्रीज मीटिंग थी, उसमें क्या वर्ड उन्होंने कहे, कॉलेजियम के सामने पेश हुए बकायदा। भ्रष्टाचार और हेट स्पीच को अगर बराबर तोलोगे तो ये बात भी जायज नहीं। यशवंत वर्मा के खिलाफ भी एफआईआर नहीं हुई, वो बोरे नहीं मिले, पता ही नहीं ये लग ठीक- पाया। ये ठीक है। कितनी जगह सबूत मिटा बात- दिए गए ये हैं, बात- केस कितना कमजोर कर दिया गया है। ये देखिए, कर दिया गया नहीं कहेंगे इसको, कर दिया गया है, इसको ये और क्या कहेंगे कहूंगा? कि प्रोसेस जो फॉलो हुआ वो प्रोसेस में सस्टेनेबिलिटी कम है। इम्पीचमेंट मोशन में कमेटी बनेगी दोबारा, कमेटी के बाद तो वोटिंग यही मतलब खेल कुछ और है, निशाना कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना हो गया उदयवीर सिंह। जी संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये तो सारे लोग जानते ही थे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ा रही है, उनका अपना मनमाना प्रयोग कर रही है। और धनखड़ साहब का सदन के अंदर और लोकसभा स्पीकर का भी इस कार्यकाल के दौरान जो व्यवहार है वो बताता है कि सरकार के लोग इशारा करें कि राहुल गांधी एलओपी बोलेंगे तो बोलेंगे, अखिलेश यादव नेता विपक्ष के महत्वपूर्ण नेता बोलेंगे तो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। तो इसके बाद इस जो घटना हुई है उससे एक बात बड़ी स्पष्ट है कि तानाशाही और डर भय किस तरह का है। अगर तबीयत भी खराब थी तो तबीयत खराब होने से पहले इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, इतना बड़ा संवैधानिक संस्था पद पर बैठा व्यक्ति प्रधानमंत्री को बताता है
राष्ट्रपति को बताता है, चर्चा करता है, वो चिंताएं करता है, राय मशवरा लेता है। आखिर पार्टी ने उन्हें बनाया था। तुरंत इस्तीफा, और भय देखिए, कोई 2 लाइन का ट्वीट नहीं कर पा रहा, न उनके पक्ष में, न विपक्ष में, न उनकी सहानुभूति में। और अगर कोई विरोधी दल का नेता पूछ ले रहा है कि भैया ऐसा क्या हो गया रातों रात, तो उस पर सवाल उल्टे कि अब आप उनका पक्ष ले रहे हैं। ये तो सवाल अरे पूछे सरकार को जाएंगे क्या ना, परेशानी? ये तो सवाल पूछे और मैं ये जाएंगे। बात मानने के लिए- अब आप सहानुभूति वो दर्शा रहे हैं, तो आप भी तो राजनीति कर रहे हैं ना उदयवीर सिंह। नहीं, सहानुभूति, अगर कोई व्यक्ति रातों रात अपना पद छोड़ दे तो देश को, समाज को, राजनीतिक व्यक्तियों को ये बात पता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। चाहे कितना भी बड़ा उपराष्ट्रपति पक्षपाती रहा हो, लेकिन उपराष्ट्रपति की विदाई होनी तो चाहिए कि नहीं मतलब होनी चाहिए? पक्षपाती उपराष्ट्रपति फेयरवेल होना बेहतर चाहिए है कि नहीं होना इससे चाहिए? कि उनसे इस्तीफा ले लिया जाए। सरकार ने चुना था, सरकार को लगा ज्यादा पक्षपाती हो रहे हैं, उन्होंने हटा दिया, मैं ये क्यों ना मान लूं? नहीं, सरकार इस्तीफा ले ले। आज तक कभी किसी इस्तीफा देने वाले ने यह कहा है कि मुझसे फलाने सिंह कहलवारे इस्तीफा दे दो, या आज तक किसी ने यह कहा है कि मैं दबाव में इस्तीफा दे रहा हूं? प्रश्न यह है कि क्या प्रस्ताव पहले पेश हो जाने से प्रस्ताव पास हो जाता? सब जानते हैं लोकसभा राज्यसभा में बहुमत भाजपा का है, तो प्रस्ताव तो पेश होता, भाजपा समर्थन करती, तभी पास होता। क्या सिर्फ एक इसी बात पर किसी उपराष्ट्रपति को अनसेरेमोनियली, भाई उन्हीं का तो उपराष्ट्रपति था, हमसे नाराज रहा हो, हमारी उनके प्रति नाराजगी नहीं, अभी तो ये भी नहीं मालूम कि फेयरवेल स्पीच भी देने दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। हाँ, अब तो खत्म ही हो गया। नहीं, वो बात की बात है। मैं आपसे अभी कह रहा हूं, क्या इतनी सी महज एक बात पे अचानक इस्तीफा हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा आंतरिक झगड़ा है। इस भ्रष्टाचार के मामले में पता नहीं किस किस की परत खुलनी है, क्या क्या चीजें छुपनी है। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव एक महाभियोग एक जस्टिस के खिलाफ और आया था, जिसको सदन के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया गया था। सरकार क्या चाह रही थी उपराष्ट्रपति से? कोई सरकार ये नहीं कह सकती हम भ्रष्टाचार के समर्थन में हैं, जब नोट जलते हुए मिले हैं तो इसको किसी न किसी तरह कवर अप किया जाएगा, किसी न किसी तरह दुरुपयोग किया जाएगा। तो ये क्या आंतरिक झगड़ा है? नहीं, आंतरिक झगड़ा आप बता रहे हैं, या दरअसल क्या आपके खेमे में आपके साथ एक मिलीजुली कबड्डी खेलने लगे थे जगदीप धनखड़? और क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? और अगर सरकार को यह पता लगता है तो सरकार क्यों नहीं उन पर दबाव बनाएगी, क्यों नहीं उनसे इस्तीफा लेगी? अब आप खुले में ये बात कहना चाह रहे हैं कि राज्यसभा का सभापति, स्पीकर जो संवैधानिक पद हैं, ये सरकारी पद हो जाएं। क्या किसी सभापति के पास सदस्य जाएं कि ये नोटिस स्वीकार कर लो, तो वो कहे नहीं पहले मैं मोदी से पूछ के आऊंगा, नोटिस स्वीकार न करे? क्या हम और आप टीवी पे बैठ के ये बात कहना चाहते हैं कि संवैधानिक पद का मतलब ये है कि कोई नोटिस दिया जाए? यही आरोप तो आप लगाते थे जगदीप धनखड़ पर भी और ओम बिरला पर भी। ये आरोप आप लगाते हैं ना कि सरकार के प्रवक्ताओं की तरह वहां बैठते हैं, उन्हीं की जबान बोलते हैं, उन्हीं के हिसाब से सदन को चलाते हैं। ये आपके आरोप हैं, उन्हीं को बिना बनाकर मैं सवाल पूछ रहा हूं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आरोप है। सुनिए, बिल्कुल आरोप है। जब हमारी नहीं सुनी जाती तो हम कहते हैं। तो अच्छा, आप सुनी जाने लगी, बोलने देना और ना, तो बोलने देना। सरकार को नागवार गुजरी। नहीं, नोटिस को सुनिए, हाँ, सुनिए, बीच में नहीं, लिखा पढ़ी में नोटिस को ले लेना। कायदा तो यही कहता है कि जो उपसभापति है वो सारे सदन का है, लेकिन अगर सरकार ये खुले में कह दे कि हमारा जो बनाए गए वो किसी का नोटिस स्वीकार नहीं करेगा, क्या ये कह सकते हैं? नहीं, वो वाजिब है आपकी बात, पर जो हाँ, एक प्रैक्टिकल बात होती है और एक थियोरेटिकल बात। पर यहाँ पर एक और चीज, और जो ये सूत्रों से जानकारी मिली है, विजय भाई एक सेकेंड, उदयवीर जी, अब मैं विजय त्रिवेदी से पूछ लूं सवाल प्लीज, आपकी इजाजत हो तो। विजय भाई, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, जो जानकारी मिली है, कि ओम बिरला पर आरोप लगाए 21 तारीख को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कि हमें बोलने नहीं दे रहे, और उधर राज्यसभा में जाएं तो वहां पर बोलने का पूरा मौका दिया गया मल्लिकार्जुन खड़गे को।
और खबर यह है कि इस बात पर आपत्ति भी जाहिर की, असहजता जाहिर की ओम बिरला ने कि मुझे गालियां मिल रही हैं और दूसरे सदन में एक ही नियम होंगे ना दोनों सदनों के, दोनों सदन अलग अलग तरीके से कैसे चलेंगे। ये फ्रिक्शन, ये जो टकराव था, ये काफी दिनों से चला आ रहा था क्या, जिसकी परिणीति हमने परसों रात 9:25 पर होती देखी। बिल्कुल फ्रिक्शन चल रहा था काफ़ी समय से, मतलब पिछले सेशंस को भी देखें तो उसमें भी चल रहा था और बार बार ये आरोप लग रहे थे। बल्कि कल का तो उस दिन का संयोग तो यह है कि जिस समय राहुल गांधी जी ये बाइट बाहर दे रहे थे कि बोला नहीं जा रहा, बोलने नहीं दिया जा रहा, उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोल रहे थे। और उसमें भी ये हुआ कि जो नड्डा साहब ने कहा, मेघराज ने बोला कि वो बिल्कुल ठीक बात करी कि उस समय वो मसला नहीं आया था। हाँ। लेकिन नड्डा साहब कह रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे मैंने वो सवाल जानबूझकर इसीलिए पूछा था, क्लैरिटी भी हो जाए। हाँ। पर क्या कुछ सुगबुगाहट थी सरकार को कि अंदर खाने कुछ हो रहा है क्या, कोई खेल तो नहीं हो रहा? सर, एक रात पहले सरकार के सबसे बड़े मंत्री उनके साथ मुलाकात करते हैं, तो क्या वो बात नहीं होती? और अगले दिन शाम को क्या एक और बड़े मंत्री फोन पर 7-8 मिनट बात नहीं करते उपराष्ट्रपति जी से? तो वो तार ऐसे ही, मतलब ये कहना नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। वाजपेयी जी की बात मान लें कि तबीयत खराब थी, तो क्या अनशेड्यूल्ड मीटिंग करेंगे राष्ट्रपति के साथ? ऐसी तबीयत, राष्ट्रपति भवन में भी हड़कंप मच गया था कि अरे उपराष्ट्रपति आए हुए हैं, क्योंकि वो प्रोटोकॉल मेंटेन करना होता है। अनशेड्यूल्ड मीटिंग है, नहीं वहां पर कोई था ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति जी बिना एडीसी के मुलाकात नहीं करते। मुलाकात नहीं, सही कह रहे हैं आप। तो वो अनशेड्यूल्ड मीटिंग, ऐसी तबीयत हो गई। और महेश जी तो सेवा भारती वाले लोग हैं, जो सब जगह फूल बांट, फल बांट, टोकरी बांटते, बहुत सेवा वाले लोग हैं, बस वही नहीं गए। अब हंस रहे हैं पहले उपराष्ट्रपति जी के पास, तो मुद्दा नागों से बोल रहे थे, अब मुस्कुरा रहे हैं। मसला है 3 से 4 बनाने के काम जो है, सेवा भारती के सेवा वाले लोग। हाँ। तो मसला ये है कि सरकार, उनके बीच में कितना तनाव हुआ। और ये बात कहना, उदयवीर जी जैसे कह रहे हैं कि सरकार के साथ अकॉर्डेंस में तो काम करना ही होता है ना सभापति को, सरकार को इन्फॉर्म करना, ये सब बातें हैं। लेकिन वो तनाव इतना बढ़ गया था कि एक रात पहले सबसे बड़े मंत्री, और उन मंत्री जी के लिए जगदीप धनखड़ साहब ने कुछ दिनों पहले कहा था अपने एनडीए के एक नेता को कि एक मंत्री जी की वजह से मेरा काम चल रहा है, बाकी लोग तो कोई बात ही नहीं करता। और उन्हीं मंत्री जी ने ट्वीट भी नहीं किया है, वो जगदीप धनखड़ जी के लिए ट्वीट नहीं किया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी की बर्थडे विश किया उन्होंने। हाँ। ठीक है, तो ये मतलब पूरी तरह से कन्नी काट ली गई है पूरी तरह से, इसमें कोई बात नहीं। और मैं कह रहा हूँ रात को ये एक्सरसाइज क्या हुई, क्या महेश जी को शायद पता होगा क्योंकि वो सरकार में बैठते हैं, कि जब ये हो गया, उपराष्ट्रपति जी ने मान लीजिए नहीं बताया, राष्ट्रपति जी ने तो बताया ही होगा प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि ये संवैधानिक मसला है ना, कोई पर ये सिर्फ महाभियोग प्रस्ताव ही फ्लैश पॉइंट था या ये जो टकराव की स्थिति है बहुत पहले से? अब देखिए ट्रिगर पॉइंट है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं विजय भाई, क्योंकि अब खबरें आ रही हैं, अब राइट विंग के जो ट्रोल्स हैं अब वो सवाल पूछ रहे, अरे ये तो वहां पे स्वीट मांग रहे थे, वहां पर ये कर रहे थे। अब यकायक पहले 24 घंटे के शॉक झटके के बाद अब खबरें आ रही हैं, ये तो जी ऐसा करते थे, ये वैसा करते थे। अब तक तो ताली बजाई जा रही थी इनके हर काम पर। वही बात मैं कह रहा हूँ, जैसे अभी महेश जी ने कहा कि भाई ये लोग तो महाभियोग लाने वाले थे और आज उनके साथ खड़े हुए हैं, तो आप ही लोग थे जिन्होंने महाभियोग खारिज करवाया था। हाँ। और आज आप उनका इस्तीफा दे रहे हैं। यही तो पलट कर राकेश शुक्ला ये सवाल भी कि नहीं ये महाभियोग लाने वाले ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, तो उसको रोकने वाले अब बात ही नहीं कर रहे हैं। मतलब जगदीप धनखड़ नाम का कोई शख्स ही नहीं है अब लगता है बीजेपी के लिए। अरे संदीप भाई, आप भी गांव से जुड़े हुए, मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूँ। पहले के ज़माने में जब गांव से किसी व्यक्ति का बहिष्कार हो जाता था तो गांव का कोई भी आदमी उससे मिलने नहीं जाता। उसका पानी बंद है मतलब। तो ऐसे में आप कैसे तो आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि जगदीप धनखड़ जी के पास कोई मिलने जाएगा? दूसरी बात, अभी जो पूरी चर्चा हो रही है उसका निचोड़ सिर्फ इतना है कि जगदीप धनखड़ जज बने, उसकी उनको सजा मिली। सरकार चाहती थी कि महाभियोग आए, लेकिन सरकार चाहती थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, लेकिन हो कुछ और गया। जगदीप धनखड़ जी स्पीड पे पकड़ लिए, और वो सरकार नहीं चाहती थी कि स्पीड से सारा काम हो, क्योंकि सरकार जुडिशरी के साथ टकराव नहीं चाहती। और ये लगातार टकराव ले रहे थे, ये अहम बिंदु आप उठा रहे हैं।
ये लगातार टकराव ले रहे थे जुडिशरी के साथ। जी, आप थोड़ा सा पीछे जाइए तो आपको याद होगा कि एक बार टकराव की स्थितियां बनी थी तो किरण रिजिजू जी की जगह पे अर्जुन मेघवाल जी कानून मंत्री बने थे, लेकिन जगदीप धनखड़ जी के साथ यही एक समस्या आई। अब जहां तक वाजपेयी जी ने कहा कि बोल्ड है, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं कि जगदीप धनखड़ जी बोल्ड नेता है। यदि वो बोल्ड नहीं होते तो पश्चिम बंगाल में सरकार, राज्य सरकार की तरफ से जितना उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया गया, अपमानित किया गया, तो वो इस्तीफा दे देते, नहीं दिए। उपराष्ट्रपति बनने के बाद विपक्ष की तरफ से जितना उनका उपहास उड़ाया गया, उसके बाद भी वो इस्तीफा नहीं दिए क्योंकि वो बोल्ड थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर 21 तारीख को वो क्लीन बोल्ड क्यों हो गए। बोल्ड आदमी जब क्लीन बोल्ड होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक बड़ी वजह होती है, और बड़ी वजह एक दिन में तैयार नहीं होती। बड़ी वजह जब तैयार होते रहती है, यानी यदि मैं आपका बहुत आत्मीय स्नेही व्यक्ति हूं और यदि आपकी तरफ से मुझे थोड़ा भी तिरस्कृत किया जाएगा तो शायद वो मुझे सहन नहीं होगा। तो संदीप भाई, ये विपक्ष की तरफ से उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना, कटाक्ष करना, वो तो सहनशील हो सकता है, पर मुझे लगता है कि इस्तीफा देने की वजह ये हो सकती है कि शायद उनकी जो सहन शक्ति है वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उनको क्लीन बोल्ड होना पड़ा। और ये कहानी क्या यहीं थम जाएगी, या दरअसल अब इंतजार इस बात का रहेगा कि जगदीप धनखड़ वो भी चुप्पी साधे बैठे हैं, वो अपना मुंह कब खोलते हैं और क्या बोलते हैं, और एक और राजनीतिक धमाका वो कब होगा, उसका भी इंतजार रहेगा क्या? हमें तो रहेगा, पत्रकारों का तो काम ही यही है। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।